हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12 केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम दो पार्ट्स को बहुत डिटेल में देख चुके हैं। जिसमें पहला पार्ट था एड्सॉर्प्शन और दूसरा पार्ट था कैटलिस्ट, जो कि दोनों सरफेस फिनोमेना से रिलेटेड थे, इसलिए सरफेस केमिस्ट्री में आते हैं। और इन दोनों टॉपिक्स को हमने बहुत डिटेल में देखा है। अब सरफेस केमिस्ट्री के तीसरे पार्ट की बात करते हैं, जो अगेन अपने सरफेस फिनोमेना के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है कोलॉइड्स। जिसको क्या बोलते हैं हम? कोलॉइड्स। वैसे ये वर्ड नया नहीं है आप लोगों के लिए, 9th क्लास से इस वर्ड के बारे में पढ़ चुके हो, कोलॉइड के बारे में। याद है, एक टाइप का मिक्सचर ही होता है, मिलावटी एक तरीके की कोलॉइडल सॉल्यूशंस। वहां आपने मिलावट देखी होगी 3 प्रकार की, जब 9th क्लास में थे। कौन कौन सी देखी थी? एक ट्रू सॉल्यूशन देखा होगा, एक यही कोलॉइडल देखा होगा, एक सस्पेंशन देखा होगा। तो आपने 3 ऑलरेडी मिक्सचर के टाइप जानते हो, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन। लेकिन इसमें जो कोलॉइडल है, इस पर सरफेस से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जो उसके सरफेस से रिलेटेड होते हैं। वो हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसलिए ये सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलता है, जिस टॉपिक का नाम है कोलॉइड्स। अब क्या होते हैं कोलॉइड्स, कैसे बन सकते हैं कोलॉइड्स, क्या प्रॉपर्टीज होती है कोलॉइड्स की, और कई बार कोलॉइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल का मतलब क्या है कोलॉइडल सॉल्यूशन का मैं बताऊंगा, लेकिन उसको अनस्टेबल होने से कैसे रोक सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे, जो कि कोलॉइड्स के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। नॉट नेसेसरी कि एक वीडियो होगा, बहुत सारे वीडियोस होंगे, लेकिन कोलॉइड्स की अब सारी बातें हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। और कोलॉइड्स की जहां बात खत्म हो जाएगी, वहां ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आइए बात करते हैं पहले कोलॉइड की, और उसको कंपेयर करते हैं सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के साथ। मतलब उसको हम कंपेयर करते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल को ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के साथ। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बारे में जानते हैं अब यहां पर। पहले ट्रू सॉल्यूशन समझते हैं। इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब समांगी मिक्सचर। समांगी का मतलब भैया इसमें सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखेगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मतलब जो सॉल्यूट है वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, पूरे रूप में वो बराबर ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में बराबर रूप में पाया जाए तो ऐसा सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर माना जाता है। ऐसी मिलावट को आप होमोजीनियस मिक्सचर मानते हो, जिसको एक वर्ड सॉल्यूशन देते हो, जो वास्तविक सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस। जैसे आपने पानी और शक्कर का मिक्सचर लिया, और मतलब एक ग्लास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शक्कर मिला दी, अच्छे से शेक कर दिया पूरे मिक्सचर को, ताकि शक्कर पूरी पानी में घुल जाए, जो कि घुल भी जाती है। अब वो शक्कर जो उस पानी में है वो उसके अंदर बिल्कुल बराबर मात्रा में घुली हुई है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर ऊपर शक्कर ज्यादा है या नीचे शक्कर कम है, या नीचे शक्कर ज्यादा है ऊपर शक्कर कम है। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। आपको शक्कर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा उस सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के अंदर हर जगह सॉल्यूट जो शक्कर है वो पूरी तरीके से बराबर मात्रा में मिलेगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इससे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसका एक नाम रखा जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन वही होता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए लिखा इट्स एन होमोजीनियस मिक्सचर इन विच मॉलिक्यूल्स और आयंस आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड। मैंने कहा था ना, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन द सॉल्वेंट विच इज रिगार्डेड एज डिस्पर्जन फेज। जहां पर डिस्पर्स होगा वो डिस्पर्जन फेज, और जो डिस्पर्स करेगा वो डिस्पर्जन मीडियम, और जो डिस्पर्स करेगा वो डिस्पर्स्ड फेज रहेगा। क्लियर? मतलब इसमें हालांकि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम इतना ज्यादा नहीं बोलते, इसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट इतना बोलते हो। सॉल्यूट वो जिसकी मात्रा कम है, जैसे शक्कर की मात्रा कम है तो वो सॉल्यूट, और सॉल्वेंट वो जिसकी मात्रा ज्यादा है, कंपोनेंट जिसकी मात्रा ज्यादा है, वो सॉल्वेंट। तो वो ये चीज होगी। The particles of solute are of molecular size and are invisible and do not settle on standing. Example, sugar or salt solution in water. इसके जो पार्टिकल्स होंगे जब ये सोल्यूशन बना लेंगे तो वो पार्टिकल इनविजिबल होंगे, मतलब आप उसको देख नहीं सकते। जैसे शक्कर को घुल जाने के बाद पानी के अंदर शक्कर दिखेगी नहीं आपको, तो वो पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं। और अगर आप उस सॉल्यूशन को बहुत देर तक स्टिल रखते हो, स्टिल मतलब समझ गए ना, बिना डिस्टर्ब करे रखते हो,
तो आपको कोई शक्कर नीचे डिपॉजिट होते हुए नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो शक्कर परमानेंटली उसके अंदर डिसॉल्व रहेगी और सॉल्यूशन परमानेंटली बना रहेगा। सॉल्यूशन परमानेंटली बना रहेगा। इसे बोलते हैं सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी आ जाना। मतलब इसे कहते हो कि भैया आपका जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट साथ साथ हैं और सॉल्यूट नीचे जाकर सेटल नहीं होता, नीचे क्यों सेटल हो जाएगा? क्योंकि मान लो वो मिक्सचर नहीं बनाना चाहता, वो नीचे जाकर जम जाएगा और प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया? और या फिर आप ये कह लो कि वो सॉल्यूशन अब स्टेबल नहीं रहा। स्टेबल तब तक ही था जब तक वो लोग मिक्स होकर रह रहे थे। एट द मोमेंट जब वो नीचे सेटल्ड हो गया तो वो अनस्टेबल माना जाएगा कि हमारा जो मिक्सचर है वो अनस्टेबल हो गया। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन कभी अनस्टेबल होता ही नहीं है, ये बात फैक्ट है। आप पानी जिसमें शक्कर डिसॉल्व है या जिसमें नमक डिसॉल्व है, वो पानी आप कितनी देर के लिए भी स्टैंड स्टिल पर रखो, उसमें से शक्कर और नमक कुछ भी हो वो बाहर नहीं आएगा, ना नीचे जमेगा, कभी नहीं जमेगा, वो हमेशा उसके अंदर डिसॉल्व रहेगा। मतलब वो हमेशा स्टेबल रहेंगे। ये है ट्रू सॉल्यूशन की खास बात। एग्जाम्पल आपके बता दिए। पानी के साथ आप सॉल्यूशन बना सकते हो शक्कर का, या पानी के साथ आप बना सकते हो सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का सॉल्यूशन। दोनों ही कैटेगरी में वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। फिर हम बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सर हेट्रोजीनियस का मतलब? होमोजीनियस का मतलब क्या था? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो अपोजिट वर्ड है। होमोजीनियस में एक कंपाउंड या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो किसी दूसरे कंपाउंड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मतलब बराबर रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेकिन हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा? कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कहीं ज्यादा है कहीं कम है। एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास एक कंटेनर में पानी है, दिस इज अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, और इस पानी के कंटेनर में आपने क्या कर दिया? इस पानी के कंटेनर में आपने मान लो सैंड मिला दी, रेत। मान लो एक चम्मच रेत ली और आपने रेत मिला दी, इसके बालू, सैंड, और अच्छे से चम्मच से ला दिया इस उम्मीद में कि रेत पूरी पानी में घुल जाए। लेकिन क्या घुलेगी? नहीं घुलेगी, क्योंकि सैंड डिसॉल्व नहीं होती। तो सैंड क्या करेगी? पूरी नीचे जाकर जमना शुरू कर देगी और नीचे यहां पर बहुत सारा आपको सैंड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये पूरी सैंड यहां नीचे आ जाएगी। मतलब वो पूरे ढंग से डिसॉल्व नहीं हुई। मतलब जो रेत थी वो इस कंटेनर में बराबर मात्रा में डिसॉल्व नहीं हुई, क्योंकि रेत की मात्रा नीचे बहुत ज्यादा है और ऊपर बहुत कम है। मैं तो कहता हूं इनफैक्ट ऊपर कुछ है ही नहीं रेत, क्योंकि सारी रेत तो नीचे सेटल्ड हो जाएगी सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अनुसार। तो रेत की मात्रा कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है, बीच में कुछ थोड़ी बहुत होगी। तो रेत की मात्रा हर जगह पर अलग अलग है। मतलब रेत इस पानी के अंदर बराबर मात्रा में नहीं घुली है, बराबर मात्रा में नहीं डिसॉल्व हुई है, और इस वजह से इस मिक्सचर को आप नाम दे दोगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यह मिक्सचर माना जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दिस इज कॉल्ड योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक होते हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर, शक्कर होती बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होती, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते जो ट्रू सॉल्यूशन होते। और एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सैंड और वाटर हेट्रोजीनियस बना रहे, क्योंकि सैंड की बराबर कंपोजिशन नहीं है किसी कंटेनर में, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। इसे आप सस्पेंशन बोलते हो। ये आपका सस्पेंशन, ये केस आपका सस्पेंशन का हो गया। सर और कोई अंतर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अलावा? अंतर किसमें? अंतर किसमें? सर ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में। बिल्कुल है। ट्रू सॉल्यूशन में क्या तुम्हें शक्कर के पार्टिकल घुलने के बाद दिखते थे पानी में? आंखों से देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। मैंने कहा था दे आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आईज। रेत के पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे पानी में। कर देख लेना, एक ग्लास में पानी भरना, रेत डाल देना उसमें, रेत के पार्टिकल्स उसमें दिख जाएंगे। मतलब इसके पार्टिकल्स दिख जाते हैं, सस्पेंशन के, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नहीं दिखते। क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसमें जो पार्टिकल है उनका साइज बहुत कम है ट्रू सॉल्यूशन में, इसलिए वो नहीं दिखते? बोल सकता हूं। मतलब उनका जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत कम होता है, जबकि सस्पेंशन में वही पार्टिकल का साइज सिग्निफिकेंट होता है, बड़ा होता है, जो हमें दिख जाता है। तो ये एक और डिफरेंस आ गया पार्टिकल के साइज का। क्लियर हो रहा है? अभी सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन की बात चल रही है।
जबकि हमारा टॉपिक ये है ही नहीं, हमारा टॉपिक तो इनके बीच का है, कोलॉइडल, और हम कोलॉइडल को कंपेयर करने वाले ट्रू और सस्पेंशन से। लेकिन फिलहाल ट्रू और सस्पेंशन को तो देख लें ये है क्या। तो समझ, ट्रू सॉल्यूशन तो आप समझ गए हो, सस्पेंशन पे बात चली रही है। सो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, क्योंकि बता चुका हूं सैंड की मात्रा पूरे पानी में बराबर मात्रा में नहीं है, और अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो क्या कहलाने लगता है, वो कहलाने लगता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। आगे, द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट डू नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली। ये जो पार्टिकल्स होंगे सोल्यूट के वो डिसॉल्व नहीं होंगे कंप्लीटली, एंड देयर साइज इज लार्ज इनफ टू बी विजिबल ईदर टू नेकेड आई और अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो या तो ये नेकेड आई से दिखाई दे जाएंगे या फिर अंडर अ माइक्रोस्कोप तो दिख ही जाएंगे 100%, क्योंकि पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होंगे, तो पूरी तरीके से वो सॉल्यूशन में बने रहेंगे, जिससे या तो वो क्या हो जाएंगे, आपको नेकेड आई से दिख जाएंगे या फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से दिख जाएंगे। 10 पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में हो सकता है सैंड के पार्टिकल्स ऊपर मंडराते हुए दिखे, लेकिन 5 मिनट ठहर तो जाओ, उसको अनडिस्टर्ब रखो तो सही। 5 मिनट जब आप उस कंटेनर को अनडिस्टर्ब रखोगे तो होगा क्या, 5 मिनट के बाद सारे सैंड के पार्टिकल्स नीचे जाकर बैठ जाएंगे। जरूरी नहीं 5 ही मिनट लगे, कम ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन पार्टिकल्स नीचे जाकर सेटल जरूर होंगे। मतलब ये मिक्सचर अनस्टेबल होगा, क्योंकि जिसमें पार्टिकल नीचे सेटल हो गए वो स्टेबल मिक्सचर हो ही नहीं सकता। काय का मिक्सचर, वो तो अलग हो गया, पार्टिकल उसमें नीचे जाकर बैठ गया, वो तो वो अनस्टेबल हो गया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं वो अनस्टेबल्स होते हैं, याद रखना। और सस्पेंशन तो है ही हेट्रोजीनियस, तो उसके पार्टिकल्स भी नीचे जाकर सेटल्ड हो जाएंगे थोड़ी देर तक, उसको अगर अनडिस्टर्ब्ड आप रखते हो तो। ट्रू सोल्यूशन में नहीं होगा, कितनी देर भी रख लो, सस्पेंशन में हो जाएगा। यह था ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन का आइडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन बचपन से आपने क्या बेसिक चीजें पढ़ी होंगी, पार्टिकल का साइज ये, लेकिन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस वर्ड का मतलब समझना बहुत जरूरी था। और 12th क्लास में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो वो एक्चुअल मतलब मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब आगे, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कोलॉइडल सॉल्यूशन की। मतलब जो तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन को लेकर है। द सॉल्यूशन हैविंग बिगर पार्टिकल्स इन साइज देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दैट ऑफ सस्पेंशन इज नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या बोला? अगर पार्टिकल का साइज, सिंपल शब्दों में, अगर पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में कहीं है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन तो सबसे छोटे पार्टिकल होते थे, नेकेड आई से भी नहीं दिखते थे, तो ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा होगा, लेकिन सस्पेंशन से छोटा होगा, क्योंकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल है वो सबसे बड़े पार्टिकल माने जाएंगे। तो सस्पेंशन से छोटा होगा। इन दोनों रेंज के बीच में जो भी आपका सॉल्यूट पार्टिकल अगर होगा साइज का, तो वो बनाएगा एक कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब भी वो किसी सॉल्वेंट या किसी भी डिस्पर्जन मीडियम में जाएगा, तो वो डिस्पर्जन मीडियम में जाकर अपने आप को डिस्पर्स इस तरीके से करेगा, वो पार्टिकल जिसका साइज कोलॉइडल और जिसका साइज सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में, वो इस तरीके से डिस्पर्स करेगा कि वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। इसलिए कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होता है ना, वो ट्रू और सस्पेंशन के बीच में माना जाता है कि भैया कोलॉइडल सॉल्यूशन ना तो ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में, ना ही सस्पेंशन की कैटेगरी में, ये दोनों के बीच की स्टेट है जिसको आप कोलॉइडल सॉल्यूशन मानते हो, और इसी तरीके से उसका पार्टिकल का साइज भी बोलते हो। तो पार्टिकल का जो साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल की रेंज, सस्पेंशन की रेंज के बीच का होता है। ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है बट सस्पेंशन से छोटा होता है। Colloidal particles do not settle down on standing and hence cannot be separated by ordinary filtration. Colloidal particles में भी एक खास बात है कि अगर आप इनको रखोगे बहुत देर तक अनडिस्टर्ब्ड, तो इनके पार्टिकल्स भी नीचे सेटल होने का नाम नहीं लेंगे। पार्टिकल्स तो ट्रू सॉल्यूशन से बड़े। मिक्सचर अगर पूछे मुझसे कोई, तो ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मैं आपको क्लियर बता दूं। कोलॉइडल भी जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है, होमोजीनियस नहीं होता। मतलब कोलॉइडल पार्टिकल में आप ये नहीं कह सकते कि सारे पार्टिकल्स जो हैं, जो उसमें मिक्स हैं, एज अ डिस्पर्जन फेज, वो डिस्पर्स्ड फेज, वो डिस्पर्जन मीडियम में जाकर अपने आप को बराबर मात्रा में नहीं मान सकते।
मतलब जो पार्टिकल कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं वो पूरी तरीके से डिस्पर्जन मीडियम में बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, कहीं ज्यादा होंगे कहीं कम होंगे, तो है तो ये भी हेट्रोजीनियस। तो फिर ये दिखा तो रहा है सस्पेंशन जैसी प्रॉपर्टी, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं नीचे सेटल नहीं होते सस्पेंशन की तरह, तो फिर ये प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन से मैच कर गई, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ही थे जो नीचे सेटल नहीं होते। क्लियर हो रहा है? तो ये पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते अगर आप इनको लंबे समय तक रखोगे, और इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इनके ऊपर होते हैं चार्जेस, आगे आएगा। और सेम चार्जेस के कारण ये हमेशा घूमते रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि सेम चार्जेस होने के कारण पर हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगता रहेगा, जिससे सॉल्यूशन के अंदर घूमते रहेंगे। लेकिन ये सारी बातें तो आगे की प्रॉपर्टीज की, बट कोलॉइडल पार्टिकल एज ए फॉर नाउ इनके पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते अगर आप सॉल्यूशन को बहुत लंबे समय तक रखते हो तो। क्लियर हो गया? ये था कोलॉइड के बारे में एक इंट्रो आपको। अब हम यहां से पूरी तरीके से स्टार्ट करेंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स, पूरी तरीके से कोलॉइडल पार्टिकल्स की डिटेल को समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग फिर आगे बात करते हैं। तो यहां हमने देख लिया ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशंस को आपस में कंपैरिजन करके हमने ये जान लिया है कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कि इसके अंदर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है और ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इंपॉर्टेंट बात है कि होमोजीनियस होता है। सस्पेंशन क्या है? इसमें पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है कि आपकी नेकेड आई से भी दिखाई दे जाएगा आपको ये, और ये हेट्रोजीनियस होता है, मतलब इसमें आप यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं मान सकते कि एक पार्टिकल पूरी तरीके से हर जगह समान रूप में बटा होगा किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर, ऐसा नहीं होता इसमें। किसमें? सस्पेंशन में नहीं होता। और थोड़ी देर रखने पर सस्पेंशन का पार्टिकल नीचे सेटल्ड हो जाता है, ट्रू सॉल्यूशन का नहीं होता था सेटल्ड। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन का कितने भी घंटे रख लो आप सॉल्यूशन, वो हमेशा सॉल्यूशन में बने रहते हैं। फिर हमने कहा कोलॉइडल जो होता है वो कंपेयर करते हैं इन दोनों से, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से। कोलॉइडल को पाया गया इनके बीच का, क्योंकि उसका जो पार्टिकल का साइज का रेंज होता है वो भी इनके बीच का होता है। क्या रेंज होता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी सबसे अहम बात कि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब कोलॉइडल में भी आप ये नहीं कह सकते कि पूरे पार्टिकल्स एक कंपोनेंट के अंदर बराबर मात्रा में बटे, तो सस्पेंशन जैसा हो गया। लेकिन फिर देखते हैं कि थोड़ी देर तक रखने पर उसके पार्टिकल नीचे सेटल नहीं हो रहे, तो इसकी प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन से भी मैच कर गई। इसलिए कोलॉइडल जो है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की रेंज के बीच में माना जाता है। ये हो गया हमारा किसके बारे में? कोलॉइडल के बारे में। अब कोलॉइडल को ही हम आगे बढ़ाएंगे अपनी पूरी थ्योरी में, तो आगे पढ़ते हैं कोलॉइडल के बारे में थोड़ा सा और। सो कोलॉइड्स आर जनरली एमोर्फस एंड देयर सॉल्यूशंस शो लिटिल और नो टेंडेंसी टू डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। अगर कोई मेम्ब्रेन है जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे सेल्यूलोज होता है, मेम्ब्रेन मतलब क्या? सिंपल फिल्टर पेपर मान लो, तो ये पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते, जो कि ट्रू सॉल्यूशन के हो जाते। आप अगर शक्कर के पानी को, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन को, या शक्कर के पानी को, शुगर सॉल्यूशन को आप अगर फिल्टर पेपर से पास कराओगे तो पूरा सॉल्यूशन पास हो जाएगा। वो फिल्टर पेपर में उसके शक्कर के पार्टिकल जो सॉल्यूट के पार्टिकल के रूप में गए वो नहीं रुकेंगे। कोलॉइडल क्या करता है? दे डू नॉट और दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। या तो ये नहीं होंगे पास, या बहुत कम मात्रा में वो पास होंगे मेम्ब्रेन के थ्रू। एग्जांपल जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, ग्लू, गम्स, स्टार्च एटसेट्रा, ये सब मेम्ब्रेन के आपको पार्ट्स बताए गए। एंड दीज आर ऑल कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल से, जो कि आप देखते हो कि वो पास नहीं होगा किसी मेम्ब्रेन से। इंपॉर्टेंट ये है कि इनके साइज क्या है, पार्टिकल के साइज। तो अगर मैं साइज ऑफ पार्टिकल को कंपेयर करूं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन को, तो अगर पार्टिकल के साइज को कंपेयर करूं तो पार्टिकल के साइज कैसे कंपेयर होंगे? ध्यान से देखेंगे इधर मेरी बात को। पार्टिकल के साइज कैसे कंपेयर होंगे? सिंपल साइज ऑफ पार्टिकल बता रहा हूं यहां पर। सो साइज ऑफ पार्टिकल्स, इसका जो होगा वो 1 नैनोमीटर से कम होगा। मतलब जो 1 नैनोमीटर होता है ना, आप समझ गए, उससे कम होगा इसके पार्टिकल का साइज।
दिखेगा ही नहीं, क्योंकि नैनोमीटर के लिए तो आपको माइक्रोस्कोप भी काम नहीं करेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप भी माइक्रोमीटर्स तक दिखा सकता है। माइक्रोस्कोप का नाम इसलिए माइक्रोस्कोप पड़ा। माइक्रोमीटर्स तक के पार्टिकल तो देख लोगे, उससे छोटे पार्टिकल नहीं देखोगे, और ये तो 1 नैनोमीटर से भी कम है इसका साइज। नैनोमीटर मतलब समझ गए ना, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। क्लियर हो गया? 10⁻⁹ मेरी बात समझ रहे हो? 10⁻⁹ का मतलब समझ गए आप? इसको बिलियन बोलते हैं। 1 मीटर की लेंथ लो, मान लो तुम्हारे पास 1 मीटर का कपड़ा है, लगभग इतना होगा 1 मीटर का कपड़ा, ठीक है? उसके 1 बिलियन टुकड़े करो, मतलब जिंदगी निकल जाएगी, तुम 1 बिलियन टुकड़े कर नहीं पाओगे उसके। मान लो कर भी लिए, तो जो एक टुकड़ा होगा ना, वो एक टुकड़ा, वो तो तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा, वो होगा 1 नैनोमीटर का। 1 नैनोमीटर का, मेरी बात समझ में आ गई? 1 नैनोमीटर का साइज होगा, इतना छोटा साइज, मतलब 1 मीटर के आप 10⁻⁹ टुकड़े करो, मतलब समझ रहे हो? 10⁻⁹ में मतलब 9 जीरो हैं एक के आगे। 1 बिलियन आप अगर उसको पार्टिकल को तोड़ोगे 1 बिलियन पार्टिकल में, तो एक पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर होगा। उससे भी छोटा साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन का। सोच लिया होगा आपने कितना छोटा होता है, ये 1 नैनोमीटर की बात है। सस्पेंशन में अगर हम बात करें तो इट इज मोर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से इनके पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है, बल्कि और 1000 नैनोमीटर तक जाता है इनके पार्टिकल का साइज। ये सस्पेंशन में फिर भी पार्टिकल साइज बड़ा होता है, और कितना भी बड़ा हो सकता है, फिर तो 1000 नैनोमीटर, 10,000 नैनोमीटर, 1 लाख नैनोमीटर तक भी जाते हैं इनके साइज सस्पेंशन के। तो और वो नेकेड आई से इसलिए दिख भी जाता है क्योंकि रिलेटिवली बड़ा साइज होता है। और जो कोलॉइड है, इनके पार्टिकल का जो साइज है, इट रेंजेस फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का ये पार्टिकल का साइज होता है कोलॉइड का, दैट्स इट। तो रहेगा ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के पार्टिकल के साइज हो गए। कंसेप्ट क्लियर है? तो ये हो गया आपका पहला डिफरेंस जो कि हम इस पर देखते हैं। हालांकि अभी हम और इसको और डिटेल में वैसे कंपेयर करते हैं, लेकिन ये हो गया साइज ऑफ पार्टिकल्स पर। दूसरा नेचर, जब बात छिड़ी है तो नेचर की भी बात कर लेता हूं यहां पर। नेचर इन द सेंस कि मिक्सचर कैसे नेचर का बन रहा है। ट्रू सॉल्यूशन तो बोलते भैया हम होमोजीनियस बनाते हैं, हम होमोजीनियस नेचर के होते हैं। कोलॉइड बोलते हैं नहीं नहीं हम हेट्रोजीनियस के होते हैं, और सस्पेंशन तो होते ही हेट्रोजीनियस है, और सस्पेंशन तो होते ही हेट्रोजीनियस है। तो दे विल बी हेट्रोजीनियस। तो ये एकमात्र है जो ट्रू सॉल्यूशन जो होमोजीनियस है, बाकी वो दोनों हेट्रोजीनियस है। अगर पार्टिकल के सेटल की बात करनी है, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात करनी है, तो वो भी बता देता हूं। स्टेबल होंगे कि अनस्टेबल होंगे, तो वो भी अपन बात कर लेते हैं। ये हमेशा स्टेबल होंगे, मतलब इनके पार्टिकल्स कभी भी नीचे जाकर सेटल नहीं होंगे। किनके? ट्रू सॉल्यूशन के। कोलॉइड के भी नहीं होंगे। हालांकि कोलॉइड में क्यों नहीं होंगे उसका रीजन अलग है, उसमें रीजन उनके पीछे का चार्ज है। हर कोलॉइड पार्टिकल पे एक चार्ज होता है, वो चार्ज उसको सेटल होने नहीं देता। कहां से आता है ये चार्ज, कौन सा चार्ज होता है, क्यों सेटल होने नहीं देता, सारी बातें अपन प्रॉपर्टीज में करेंगे। बट कोलॉइड्स स्टेबल होते हैं। सस्पेंशन होते हैं आपके अनस्टेबल, यानी कि ये आपके क्या होते हैं, तुरंत या थोड़े टाइम के बाद अगर आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो इनके पार्टिकल्स नीचे जाकर बैठ जाएंगे। तो जो सॉल्यूशन होगा वो आपका अनस्टेबल माना जाएगा। तो इट इज कंसीडर्ड टू बी अनस्टेबल सॉल्यूशन। ये होगी अनस्टेबिलिटी के बाद। ये कंपैरिजन है किसका? ट्रू सॉल्यूशन का, कोलॉइड्स का और सस्पेंशन का। और ये मोटे रूपों में अभी हमने इनको कंपेयर करा है। अभी तो हमको बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस कोलॉइड को बारे में पढ़नी है, बहुत डिटेल तक जाना है कोलॉइड के बारे में। क्लियर हो गया? आइडिया लग रहा है आपको कोलॉइड के बारे में, कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में? ये सारी सॉल्यूशंस जो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा, या जो भी थ्योरी आपको बताऊंगा सारे कोलॉइड के बारे में ही बताऊंगा। ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन का साथ अब हम छोड़ देंगे। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये वो कंपैरिजन जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं, सबको कंपेयर कर लेते हैं। पहले ट्रांसपेरेंसी पर बात कर लेते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट,
कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर ट्रांसलूसेंट एंड सस्पेंशंस आर ओपेक। आपको कंसेप्ट क्लियर है? ट्रांसपेरेंट वो जो सॉल्यूशन अपने अंदर से लाइट को पास होने दे दे, वो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होता है। जो बिल्कुल भी लाइट पास होने ना दे वो ओपेक होता है, और जो पार्शियली लाइट को पास होने दे दे, थोड़ी लाइट को पास होने दे दे और थोड़ा रोक ले, वो ट्रांसलूसेंट होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन पूरी तरीके से लाइट को अपने अंदर से पास होने देता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट माना जाता है। सस्पेंशन बिल्कुल भी लाइट को अपने अंदर से पास होने नहीं देता, इसलिए वो ओपेक माना जाता है। और जो कोलॉइड्स होते हैं वो लाइट को कुछ पास होने देते हैं, कुछ को नहीं होने देते, बल्कि वो इनफैक्ट रास्ता भी उस लाइट का जो उसके अंदर से पास हो रही है उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस कंसेप्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ये आगे आएगा। तो वो कुछ लाइट को पास होने देते हैं, कुछ को नहीं होने देते, इस वजह से वो आपके ट्रांसलूसेंट होते हैं। पार्टिकल साइज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो ये लगभग लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। इसकी बात करें तो ये 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है, 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है, और इसके पार्टिकल का साइज होता है वो 1 और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। अलग अलग चीजों में अलग अलग दिखाई है। एंगस्ट्रॉम में वो 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, और पिकोमीटर में 10 की पावर 3 से 10 की पावर 5 पिकोमीटर के बीच में होता है। लेकिन आप एक यूनिट याद रखो, जो कि नैनोमीटर सबसे सही यूनिट है। तो ये 1 नैनोमीटर से भी छोटे, ये 100 नैनोमीटर से भी बड़े, और ये 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। ट्रू सॉल्यूशन, दीज पार्टिकल्स आर इनविजिबल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर सर्कमस्टेंसेस में आप इनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, इनविजिबल होगा। नमक घोल लो पानी में, अब आप उसमें नमक देखकर बता दो, नहीं दिखेगा आपको, नमक का पार्टिकल नहीं दिखेगा। सॉल्यूशन तो दिखेगा लेकिन नमक का पार्टिकल उस सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखेगा। दे आर ऑल इनविजिबल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। सस्पेंशन तो विजिबल होंगे या तो माइक्रोस्कोप से, और कई बार तो आपको नेकेड आई से, जैसे रेत डालोगे अगर पानी में तो रेत का पार्टिकल तो सामने दिख जाएगा आपको, माइक्रोस्कोप की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब या तो माइक्रोस्कोप आपको चाहिए, और ज्यादातर समय तो आप उसको नेकेड आई से ही देख सकते हो सस्पेंशन का पार्टिकल। कोलॉइडल में ऑल्दो पार्टिकल्स आर इनविजिबल अंडर द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट बाय द पार्टिकल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। हालांकि इसके भी पार्टिकल्स इनविजिबल होंगे लेकिन माइक्रोस्कोप में, लेकिन जब आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको इसके पार्टिकल्स दिख सकते हैं। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स आपको दिख जाते हैं, और कई बार स्कैटरिंग ऑफ लाइट में भी आपको वो पार्टिकल्स दिख जाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से मैं आपको बताता हूं, जैसे एक पूरे रूम में आप, एक डार्कनेस है, पूरे रूम में अंधेरा है, लेकिन एक दीवार में एक छोटा सा होल है जिससे बाहर की लाइट अंदर उस रूम में एंटर कर रही है, तो वो एक ऐसी रे बनेगी अंदर की तरफ। कभी उस रे में आप देखना, आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भागते हुए दिखाई देते होंगे आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स। वो क्या है? वो एक एयर का पार्टिकल्स, एयर इन द फॉर्म, वो डस्ट पार्टिकल्स है जो कि एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में मिक्स है। दे फॉर्म द कोलॉइड सॉल्यूशंस। जो एयर है हमारे पास वो कोलॉइड सॉल्यूशन बना रही है उस डस्ट पार्टिकल के रेफरेंस में। वो डस्ट पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं व्हेन द लाइट ट्रैवल्स थ्रू दैट सॉल्यूशन, जिसको वो स्कैटर्ड भी करते हैं। स्कैटर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि लाइट एक होल से आती है, लेकिन जितनी दूर तक ट्रैवल करेगी आप देखोगे वो लाइट फैलती जाती है। सिर्फ वो एक होल के बराबर की इसमें थोड़ी ना आती है, जैसे लेजर लाइट आती है वैसे थोड़ी ना आती है। होल से वो पास जरूर होगी, लेकिन फिर जैसे जैसे वो आगे तक जाएगी तो वो बड़ी होती जाती है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस स्कैटरिंग से हमें वो कोलॉइडल पार्टिकल उसमें दिख जाते हैं, जो वैसे तो नहीं दिखते बट उस केस में दिख जाते हैं। अगर मान लो वो होल नहीं होता, वो लाइट नहीं आ रही होती, तो कोलॉइडल पार्टिकल दिखते ही नहीं आपको। अंधेरा रूम में तो दिखते ही नहीं, वो तो उस लाइट की वजह से आ रहे हैं और लाइट की स्कैटरिंग उसको दिखवा रही है आपको, तो इस वजह से वो दिख सकते हैं। जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं, उसमें कंसेप्ट प्रोजेक्टर का यही होता है। कभी आप सोचते हो कि प्रोजेक्टर सर इतना पीछे क्यों लगाते? देखा सबसे पीछे प्रोजेक्टर होता है। वो तुम तो शैतानी करते हो, हाथ वादे लाते हो, वो सामने स्क्रीन पर तुम्हारे हाथ वाद के भी इंप्रेशन छपते हैं, कुछ भी हरकत करने लगते हो। कभी सोचा वो प्रोजेक्टर सबसे पीछे क्यों लगा होता है? कभी कोशिश करना प्रोजेक्टर को कभी हैंडल करना, तुम प्ले कर देना, ऑन कर देना, प्रोजेक्टर के शटर को अप कर देना, और उसमें आप कोई भी मूवी या कोई भी एनिमेशन चालू करना, उसको एकदम वॉल के पास रखना, जरा सा इसमें ऐसे छोटा सा टीवी टाइप का दिखेगा, छोटा सा स्क्रीन है। अब आप धीरे धीरे प्रोजेक्टर को पीछे लेकर जाओ, प्रोजेक्टर को पीछे लेकर जाओ, कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हें उसको दीवार जिस पर तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो और प्रोजेक्टर, इसको धीरे धीरे तक पीछे लेकर जाना है। तो क्या होगा? जितना वो पीछे जाएगा उतनी रे उसकी फैलती जाएगी, वाइड होती जाएगी, और उतनी स्क्रीन पर वो फिट होती जाएगी।
तो थिएटर्स में जो पीछे प्रोजेक्टर्स लगते हैं वो इसी कंसेप्ट पर लगते हैं कि भैया सामने का जो स्क्रीन है हमने जो बनाई है, जो व्हाइट जो पर्दा हमने बनाया है उस पर पूरी फिल्म की पूरी बॉर्डर्स परफेक्टली दिखे, तो प्रोजेक्टर को इतनी डिस्टेंस पे सेट करना पड़ेगा, क्लियरिटी भी अच्छी आए और पूरी स्क्रीन पर फिट हो जाए सारी इमेजेस। तो उतनी फिट, क्योंकि वो जितना दूर लेकर जाएंगे उतना क्या होता जाएगा, वो उतना वो उसकी रे स्कैटर्ड होती जाएगी। अब वो क्यों हो रही है पता है? क्योंकि दीवार जहां पर प्रोजेक्शन करना है और प्रोजेक्टर के बीच में एटमॉस्फेरिक एयर है। क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर। एयर है तो बीच में डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत सारे होंगे जो उस एयर के साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे होंगे। डस्ट पार्टिकल्स इन एयर फॉर्म्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब आप प्रोजेक्टर को पीछे करोगे तो उसकी रे जो होगी उसको बीच में डस्ट पार्टिकल से ज्यादा स्कैटरिंग मिलेगी, क्योंकि और ज्यादा डस्ट पार्टिकल बीच में आएंगे, क्योंकि वॉल और प्रोजेक्टर के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो और ज्यादा एयर के पार्टिकल्स और ज्यादा डस्ट के पार्टिकल्स बीच में आते जा रहे हैं, जिससे स्कैटरिंग बढ़ती जा रही है और जिससे वो जो स्क्रीन है वो और वाइड होती जाएगी। इस कंसेप्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट when passed through a colloidal solution, this concept, this scattering of light, this phenomena is called Tyndall effect, जो colloidal solution दिखाते हैं। ये Tyndall effect है, आगे आएगा। लेकिन अभी यहां पर क्यों बताया मैंने आपको? क्योंकि वो पार्टिकल्स आपको उस रे में दिखते हैं, आपको दिखते हैं प्रोजेक्टर की लाइट में, आपको वो पार्टिकल्स घूमते हुए दिखते हैं और बहुत रैंडम मोशन भागते हुए दिखते हैं। वो मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, वो आगे आएगा। लेकिन ये सारे पार्टिकल्स इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए वो पार्टिकल्स आपको उस इफेक्ट में दिख जाते हैं। रे जब स्कैटर्ड करती है तो उस इफेक्ट में दिख जाते हैं, अदरवाइज दे आर इनविजिबल। कंसेप्ट क्लियर है? तो ये है विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स को लेकर एक प्रॉपर्टी। आगे और प्रॉपर्टीज बची हैं, अभी और डिस्कस करना है। स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद फिर हम आगे और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज कि इनकी फिल्ट्रेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मतलब अगर इनको हम फिल्टर पेपर से पास करें तीनों सॉल्यूशंस को, तो कौन पास हो जाएगा और कौन फिल्टर हो जाएगा वो समझना है। ट्रू सॉल्यूशन पासेस इजीली थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पर्चमेंट मेम्ब्रेन। पर्चमेंट मेम्ब्रेन मतलब आपका सिंपल जो ऑर्गेनिक फिल्टर पेपर जिसको आप बोल सकते हो वो होता है। और फिल्टर पेपर तो आपको पता ही है, घर में आप जैसे चाय को फिल्टर करते हो ना, फिल्टर चाय पत्ती अलग करते हो ना चाय से, चाय पकने के बाद वो जो छन्नी होती है जिसमें आप चाय को छानते हो, वो फिल्टर ही तो एक तरीके का। अब कभी उस छन्नी से ऐसा हुआ है कि शक्कर अलग हो गई और चाय अलग हो गई हो? मतलब चाय निकल गई हो, शक्कर ऊपर ही रह गई हो। शक्कर कभी रह गई है? नहीं रह गई है, क्योंकि शक्कर चाय के अंदर ट्रू सोल्यूशन बना चुकी है। और ट्रू सोल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है जो उसके सॉल्वेंट में मिक्स होता है, फिल्टर पेपर से वो सेपरेट नहीं हो पाता, क्योंकि फिल्टर पेपर का जो पोर है ना, वो जो फिल्टर पेपर में छेद हैं वो बड़े छेद हैं और जो सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज है वो उसके मुकाबले छोटा है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों निकल जाते हैं उस छेद से, तो फिल्टर नहीं कर पाता। ये फिल्ट्रेशन नहीं करते ट्रू सॉल्यूशंस। सस्पेंशन फिल्टर हो जाएंगे। तुम रेत और पानी लो, फिल्टर पेपर से छानो, रेत ऊपर ही रह जाएगी, पानी नीचे चला जाएगा, क्योंकि रेत का पार्टिकल का साइज बड़ा है और जो फिल्टर पेपर में जो पोर्स का साइज है वो छोटा है। पोर्स का साइज मतलब जो फिल्टर पेपर में छेद है वो छोटे साइज के, तो वो रेत के पार्टिकल को रोक लेंगे, उसको पास होने नहीं देंगे। तो ये हो गया सस्पेंशन का खेल। तो सस्पेंशन डज नॉट पास ईदर थ्रू फिल्टर पेपर और पर्चमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन अब कोलॉइड क्या है? कोलॉइडल सस्पेंशन पासेस इजीली थ्रू फिल्टर पेपर बट स्लोली थ्रू पर्चमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बहुत तेजी से फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे, लेकिन पर्चमेंट मेम्ब्रेन से उतने अच्छे से पास नहीं होंगे। मतलब पर्चमेंट मेम्ब्रेन जो है वो कुछ हद तक उनको फिल्टर कर लेगा, लेकिन अगेन वो भी 100% फिल्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोलॉइडल के पार्टिकल का साइज जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन सस्पेंशन से बहुत छोटा है। इसलिए ये भी फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं होते हैं। इन शॉर्ट, आगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैंने कहा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दे डज नॉट स्कैटर लाइट। ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। क्यों? पार्टिकल का साइज है इतना छोटा कि लाइट आएगी तो उसको डेविएट कहां से करेंगे? तुम डेविएशन समझ गए ना मेरी बात को। टिंडल इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर लॉजिकल क्वेश्चंस की बात की जाए इस टॉपिक में से, तो क्योंकि टिंडल इफेक्ट पे कई लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं आपको। अगर कोई लाइट किसी सोल्यूशन में से पास हो रही है तो कुछ सॉल्यूशंस की ये क्षमता होती है कि वो लाइट के रास्ते को डेविएट कर देते हैं। लाइट आती कहीं और से और डेविएट होकर कहीं और एंगल पे निकल जाती है।
इस डेविएशन को, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोल सकते हो, इस फिनोमिना को आप बोलते हो टिंडल इफेक्ट। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के बस की बात नहीं है टिंडल इफेक्ट दिखाना। दे डज नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि पार्टिकल का साइज है इतना छोटा कि अगर कोई लाइट आएगी भी तो उस पार्टिकल में क्षमता नहीं है कि वो उसको डेविएट कर दे, उसके रास्ते से भटका दे। तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाते टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन की बात करो, सस्पेंशन की, मैं दो एक्सट्रीमिटीज की पहले बात करता हूं। सस्पेंशन की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, जब तक सस्पेंशन का पार्टिकल सस्पेंडेड है, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे सॉल्यूशन का पार्टिकल है, वो जब तक सॉल्यूशन में बना हुआ है तब तक तो वो दिखा सकता है टिंडल इफेक्ट, लेकिन हमें पता है थोड़ी देर टाइम के बाद वो नीचे बैठ जाएगा, वो रहेगा थोड़ी ना सॉल्यूशन बना, वो तो मिक्सचर है, वो तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो उसके अंदर अगर रेत है मान लो, तो रेत कुछ देर तक पानी में घूमेगी, थोड़ी देर के बाद तो नीचे बैठ जाएगी। जब तक पानी में घूमेगी तब तक स्कैटरिंग दिखाएगा, तब तक टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन जब वो नीचे बैठ गई तो फिर सिर्फ पानी से गुजर रही है रेत, क्योंकि ऊपर कोई पार्टिकल बचा नहीं, सारा पार्टिकल सैंड का नीचे आ गया, तो फिर वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसलिए लिखा है मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। जब तक पार्टिकल्स हैं वहां पर मौजूद सॉल्वेंट में, या कह लो एक कंपोनेंट में, सॉल्वेंट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सॉलिड और सॉल्वेंट ट्रू सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो यहां हम सिंपल कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी मानते हैं। तो कंपोनेंट बी ज्यादा मात्रा में पानी मान लो, कंपोनेंट ए कम मात्रा में रेत मान लो। तो जब तक कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी के साथ मौजूद है मिक्स होकर, तब तक टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। एक बार सेटल हो गया तो कोई टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, 100% टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। लाइट फेंको, लाइट को स्कैटर कर देंगे, लाइट की दिशा को बदल देंगे। तो अभी तो वो लाइट इतनी बड़ी विड्थ की होने लगती है, वो रे जो एक बहुत ही छोटी विड्थ से आई थी, वो जितनी जितनी दूर तक ट्रैवल करेगी वो उतनी विड्थ को अपनी बढ़ाती जाएगी, उतनी विड्थ अपनी एक्सपेंड करती जाएगी। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, जो कोलॉइडल दिखाते हैं। प्रोजेक्टर इसी दम पर चलते हैं और बहुत सारे कंसेप्ट इसी दम पर आप देखते हो। द पार्टिकल स्कैटर्ड लाइट phenomena being known as Tyndall effect. So the particle scattering light phenomena, the particle scattering light phenomena is known as Tyndall effect, which is shown by colloidal solution. They are shown by the colloidal solutions. Clear? True solution के particles does not settle at all. Settles only on centrifugation. ये वैसे तो नहीं होते, लेकिन अगर आप centrifugation process अप्लाई कर दो या कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा अप्लाई कर दो, अभी मैं बताऊंगा सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स भी बताऊंगा मैं उनको। ये भी एक टॉपिक है हमारा कि किस तरीके से हम कोलॉइडल पार्टिकल को सेटल कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियसली नहीं होंगे, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे वो पार्टिकल नीचे बैठ सकते हो। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज वन ऑफ द मेथड, बट हमारे पास और भी कई मेथड है जिससे हम इन पार्टिकल को सेटल करवा सकते हैं। ये अपने आप ही सेटल होंगे अंडर ग्रेविटी, इनमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दो सॉल्यूशन को, इसके पार्टिकल्स चुपचाप अंदर नीचे जाकर सेटल्ड हो जाएंगे। यह कंपैरिजन है ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन का। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, ये कंपैरिजन क्लियर हो गया सबको? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो हमने अभी तक बात करी है ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन को लेकर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे और थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद फिर हम वीडियो कंक्लूड करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सो क्लियर हुआ ये कंसेप्ट बच्चों? तो ये था हमारा कोलॉइडल, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में। लेकिन अब जो थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो से, वो पूरी तरीके से सिर्फ कोलॉइडल पर बेस्ड होगी, जिसमें हम लोग अभी बात करेंगे कोलॉइडल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कोलॉइडल को कैसे आप बना सकते हो, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो कोलॉइड को, कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स क्या होते हैं, इन सब की बात अब हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। यह था वीडियो जिसमें हमने अभी तक सिर्फ कोलॉइड को ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से कंपेयर किया और बहुत सारी प्रॉपर्टीज जानी है कोलॉइड की। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर चैप्टर और हर सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अपलोडेड है, जिन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you for joining us. Stay connected, stay educated, take care.